बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक्सेल की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस नई सीरीज़ का जो मकसद है वो यही है कि आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक एक्सेल है वो सिखाया जाए। दूसरा मेरा मकसद ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों के पास एक ऐसा स्किल सेट ज़रूर होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट में एक्सेल की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप freelancer.com पे जाके देखें या अगर आप अपवर्क पे जाके देखें और इवन अगर आप फाइवर पे भी जाके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो यूजेज है वो हम डिटेल इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूजेज हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ किस किस फील्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। जो मेन फोकस है इस पूरे कोर्स के अंदर और जो आप लोगों के साथ इस सीरीज़ को शेयर करने का है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेल के ऊपर ग्रिप हासिल करें और अपने आप को अपने इस एक्सेल के स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। ये ना सिर्फ अगर आप कल को जॉब्स करने जाते हैं उसमें हेल्प करेगा, जॉब्स के अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये सारे का सारा असाइनमेंट बेस और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्स है। मीन टू से कि हम एक्सेल का इंटरफेस हो गया, एक्सेल के फार्मूला क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, बुक्स में एक्सेल के बारे में क्या लिखा है वो तो हम साथ साथ करते ही जाएंगे, लेकिन हर एक लेक्चर के अंदर हम एक ऐसी असाइनमेंट ज़रूर करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जो ऑफिस के अंदर एक्सेल में इस्तेमाल हो रही होती है। तो आज के मॉड्यूल में मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन और एक्सेल में वर्किंग हम किस तरह से करते हैं, एक्सेल की इन्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन जो मॉड्यूल्स होंगे उसके अंदर हम एक्सेल के फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये वाली जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो जाती है। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है फॉर प्रेजेंटेशन। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर स्प्रेडशीट्स। एक्सेल की जो फाइल है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक इज़ जस्ट लाइक योर रजिस्टर। अगर आप एक्सेल की फाइल जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। तो ये देखते हैं एक्सेल में वर्कबुक किस तरह से बनती है, वर्कशीट किस तरह से बनती है। तो आइए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्सेल किस तरह से काम करता है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि आपको जो टॉप मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं ये मोर और लेस आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सेम है। इवन उनका जो मेन्यू स्टाइल है वो भी सेम है। मेन्यू के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो भी सिमिलर काइंड के ग्रुप्स हैं। तो इनको तो हम लेटर ऑन डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल की जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक टैबुलेटेड शीट आ जाती है, इसे हम वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल की पूरी फाइल जब हम सेव करते हैं तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है तो उस वक्त इसकी जो फाइल है वो बुक 1 के नाम से है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स आप ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वर्कशीट्स को ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 है। आप इसके साथ ही प्लस का साइन है, आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। आप शीट्स को नेम असाइन कर सकते हैं, माई शीट में, और इसी तरह आप नेम असाइन कर सकते हैं। ये जो बॉटम के ऊपर जहाँ पर मैंने शीट्स और प्लस का साइन प्रेस किया इस टैब को हम कहते हैं शीट टैब। फिर यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार अवेलेबल है। आप राइट क्लिक करके शीट को रीनेम कर सकते हैं, आप शीट को डिलीट कर सकते हैं, नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग शीट की आप कॉपी भी बना सकते हैं। आप अपनी शीट हाइड कर सकते हैं, शीट के टैब को आप कलर भी कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप शीट का फॉर्मेट देखें तो शीट के फॉर्मेट के अंदर हर कॉलम के ऊपर आपको ABC लिखा नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कॉलम हेडर्स, और जिस कॉलम हेडर को आप क्लिक करेंगे आप एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसी तरह जो रोज़ है वो 1 2 3 4 की फॉर्मेट में है। जिस रो पे आप क्लिक करेंगे आप एंटायर, जिस रो हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो आप एंटायर रो को सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिलेक्शन को अगर हम मज़ीद देखें तो ए से पहले और 1 से ऊपर हमारे पास एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी एंटायर शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कोई भी एक्शन पर जब परफॉर्म करना है तो हम सिलेक्शन करके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्शन परफॉर्म करते हैं, ख़ास तौर पे जब हमने विंडोज़ वगैरह ख़ास तौर पे जब हमने फॉर्मेट करना हो। अब एक्सेल की इन्वायरमेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, पहले तो एक आपको मैं बात बता दूँ कि ये एक टेबुलेटेड फॉर्म है। टेबल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी कि ये रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम एक रो को डिफाइन करें तो रो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। और अगर हम एक कॉलम को डिफाइन करें तो कॉलम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़। जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। और जिस जगह पर मैंने वर्किंग करनी है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, वो वाला सेल जो है वो मेरा एक्टिव सेल कहलाता है। ये जितने भी सेल्स हैं हम सेल्स को उनके नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एड्रेस हम किस तरह से कॉल करते हैं? सबसे पहले हम कॉलम को कॉल करते हैं, फिर हम रो को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा, बल्कि इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। अगर मैं यहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो सेल डी के ऊपर है तो इसका जो एड्रेस होगा वो डी, और चूंकि ये फर्स्ट रो है तो इसका एड्रेस होगा D1। अगर मेरा सेल ये वाला है तो ये H कॉलम है, थर्ड रो है तो इसका एड्रेस होगा H3। और ये चीज़ आपको इसके नेम बॉक्स में भी नज़र आएगी। नेम बॉक्स के साथ साथ हमारा फार्मूला बार है। नॉर्मली एक्सेल के अंदर जब हम फंक्शंस और फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन, तो फार्मूला बार में हम जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे हमें फार्मूला बार में वो नज़र आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी एक हेडिंग बनाता हूँ, कैंपस ऑन वेब फॉर एग्जांपल। अब मैं बेसिक फॉर्मेटिंग करने लगा हूँ। अब कैंपस ऑन वेब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है तो आपने चीज़ नोट की कि ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 2 सेल्स के अंदर आ गया है। अगर मैं दूसरे सेल में भी कुछ टाइप कर देता हूं, जैसे लर्न, अब आपको ऐसा लगेगा जैसे डी सेल के अंदर जो मैंने लिखा है D2 के अंदर वो हाइड हो गया है। इनफैक्ट वो हाइड नहीं हुआ, बल्कि मेरे चूंकि कॉलम की विड्थ इतनी थी तो मुझे वो स्क्रीन पे इतना नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव सेल इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर आप फार्मूला बार देखें तो फार्मूला बार के अंदर वो कंप्लीट लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे इस सेल की विड्थ को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करूँगा? मैं अपना कर्सर जैसे ही सेल के एच पे लेके जाता हूँ, हेडर के एच पे लेके जाता हूँ, तो कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। जस्ट मुझे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है और मैं जितना चाहूँ इसकी विड्थ को सेट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसके एच के ऊपर जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जितना मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो इसकी विड्थ एडजस्ट कर लेगा। जिस तरह आप सेल की विड्थ सेट कर सकते हैं उसी तरह आप रो की हाइट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली वो ये है कि सेल की हमेशा विड्थ सेट होती है और रो की हमेशा हाइट सेट होती है। अब थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग क्या है? लाइक मुझे अगर सेल का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो ये हमारे पास फॉन्ट का जो ग्रुप बना हुआ है होम मेन्यू के अंदर, फॉन्ट का जो ग्रुप है, यहाँ से आप इसका कोई भी टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी प्रोमिनेंस बोल्ड कर सकते हैं, फेस वैल्यू इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने इसको बोल्ड की है। बोल्ड करने के बाद अगेन मैं इसके सेल की जो विड्थ है वो सेट करता हूँ। आप यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास जो ग्रुप नज़र आ रहा है वो अलाइनमेंट का ग्रुप है। अब अलाइनमेंट में आपकी अगर आप मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लेफ्ट अलाइन है। आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। ये 3 बेसिक अलाइनमेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास
सेंटर टॉप, यानी कि मैंने मेरी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट है और टॉप है, लेफ्ट है और सेंटर है, मैं हाइट के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, इसी तरह लेफ्ट और बॉटम। तो मैंने अगर बिल्कुल इसको सेंटर में करना है तो मैं सेंटर एंड देन सेंटर, तो ये देखें वो मेरे जो टेक्स्ट है सेल के सेंटर में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर मुझे मैं चाहूँ तो इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड भी सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है सेल के टेक्स्ट को रैप करना। अब रैपिंग क्या होती है? मेरे पास जब ये वाली सिचुएशन थी, जब मैंने देखा कि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेल की विड्थ से इंक्रीज़ कर रहा है और मैं अपने सेल की विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट को रैप कर दूंगा। तो रैप से क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो उसी सेल के अंदर एक या दो लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो लेट्स सपोज मेरे पास ये कुछ कॉलम सेल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इन सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना लूँ, तो मैं इसको मर्ज पे क्लिक करूँगा तो वो देखिए अब मेरा वो एक ही सेल बन गया। तो ये तो होगी इसकी बेसिक सी फॉर्मेटिंग। अगर आप क्लिपबोर्ड वाला पार्ट देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम ऐसे ही है कि आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको बेसिक जो फॉर्मेटिंग है वो अंडरस्टैंड होगी, बेसिक इसका स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं। एक्सेल की ये जो शीट है टेबलेटेड फॉर्म में जो आपको नज़र आ रही है, इसमें जो ग्रिड लाइंस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड लाइंस हमारी प्रिंटिंग में नहीं आती। अगर आपने इन ग्रिड लाइंस को प्रिंटिंग में लाना है तो फिर आपको इसके ऊपर कोई ना कोई बॉर्डर लगाना होगा। बॉर्डर किस तरह से लगाया जाता है, आप उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है बॉर्डर्स का। आप टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लाइक अगर मैं आउटलाइन करता हूँ थिक आउटलाइन, तो देखें सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर जो है वो मेरा एक्टिव है। अगर मैं इनसाइड बॉर्डर चूज़ करता हूँ जिसे हम ऑल बॉर्डर कहते हैं, तो वो क्या करेगा, सारे सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देगा। बॉर्डर के और भी ऑप्शंस हैं, वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। फिर अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है या कोई भी कॉलम डिलीट करना है, तो जस्ट मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से कॉलम इंसर्ट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉलम डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह अगर मुझे कोई रो इंसर्ट करनी है तो रो हेडर पे क्लिक करके अगेन मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरी एक नई रो ऐड हो जाएगी। हम एक्सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। एक्सेल की फॉर्मेटिंग में कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सीरियल नंबर या चले मैं कुछ ऐसा डाटा ले लेता हूँ, रोल नंबर, नेम, एज, ये 3 कॉलम्स हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास, और इन तीनों के अगेंस्ट मैं कोई ना कोई डाटा लिखता हूँ। रोल नंबर 1 2 3, नेम फॉर एग्जांपल अली, अहमद, अयान, और इनकी एजेस लिख देते हैं कि लेट्स सपोज 12, 14, 12। अब एक चीज़ आप नोट करें कि जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन है और जो नंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन है। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फीचर अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट, यानी कि एक्सेल के सेल्स की जो वैल्यूज़ है उनको फॉर्मेट करना, उनका फॉर्मेट सेट करना। मैं यहाँ पर एक और कॉलम ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ का भी, और हम इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल डेट फॉर्मेट यूज़ करता है वो फर्स्ट मंथ है, देन डेट है, देन ईयर है। फिर सुन लें, एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है, सबसे पहले हम मंथ टाइप करते हैं, देन हम डे टाइप करते हैं, देन हम ईयर टाइप करते हैं। ओके, मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लिख ली।
अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करने लगा हूँ। फॉर्मेटिंग किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ, ये जो सेल्स के अंदर डाटा है इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें अलाइनमेंट के बाद वाला जो ग्रुप है वो वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स। अब अगर मैं इस ग्रुप में जाता हूँ, इस ग्रुप में जाने के लिए एक तरीकाकार ये है कि ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। एक तरीकाकार ये है कि हर एक ग्रुप के नीचे आपको एक राइट कॉर्नर पे एक एरो नज़र आ रहा है। अब अगर आप उस एरो पे क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेट की फॉर्मेटिंग करता हूँ कि लाइक मेरे पास डेट के ये जो कॉलम्स हैं मैं यहाँ पर इसके फॉर्मेट सेट करता हूँ। डेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हैं, लाइक क्या आपने डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है। देखिए जो मैंने डेट टाइप की थी मुझे उसने बता दिया कि उस दिन फ्राइडे था, थर्सडे था या मंडे था। दोबारा जाता हूँ डेट फॉर्मेट में, क्या आपने डेट इस फॉर्मेट में लेनी है। तो जो भी आप डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल डेट फॉर्मेट हम सेट करते हैं, मैं सिर्फ आपको डेट्स के फॉर्मेट बता रहा हूँ पहले मॉड्यूल के अंदर। जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो डेट हमें नज़र आ जाएगी। फिर देख लें ये फॉर्मेट सेट कहाँ से होना है। ये फॉर्मेट आप सेट करेंगे नंबर वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पे जो पर आप क्लिक करेंगे मेरे पास एक फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ से डेट सेलेक्ट किया क्योंकि हम डेट फॉर्मेट सेट करने जा रहे हैं और ये मेरे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। जिस फॉर्मेट को हम सेट करेंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली डेट जो है वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपको देखें तो आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लाइक पहला ऑप्शन है करेंसी सिंबल का। अगर आप किसी भी नंबर के साथ करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं तो वो करेंसी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा और करेंसी सिंबल्स की लिस्ट अवेलेबल है। इवन मोर में अगर आप जाते हैं तो आपके पास ये वो सारे करेंसी सिंबल जो यूज़ हो रहे हैं इस वक्त उन सब की जो है वो लिस्ट अवेलेबल है। फिर परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं, आप कॉमा सेपरेटर लगा सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो आप इसके साथ कॉमा सेपरेटर लगा दें तो वो आपको बता देगा कि मिलियन बिलियंस के बाद किस तरह के वो कॉमा लगते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉइंट्स उसने खुद ब खुद वैल्यू सेट कर दी। आप यहाँ से पॉइंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, पॉइंट डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई कि एक्सेल का यूजेज क्या है, एक्सेल में की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वर्कशीट किस तरह से एक्सेल की काम कर रही है और एक्सेल की फ़ाइल को जब हम सेव करेंगे लोकेशन के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये फ़ाइल सेव होती है तो एक्सेल एक वर्कबुक बनाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक और आप फाइल का कोई भी नाम रख दें। जब वो इस फाइल को सेव करेगा इसकी जो टाइप बनाएगा, इसकी जो एक्सटेंशन सेट करेगा वो एक्सटेंशन सेट करेगा XLX के नाम से, XLSX के नाम से फाइल की एक्सटेंशन को सेट करेगा। तो जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर मैंने जो फर्स्ट मॉड्यूल आपको रिकॉर्ड करवाया है, बाकी भी लेटर ऑन मैं 1 बाय 1 करके ये सारे मॉड्यूल्स रिकॉर्ड करवाता जाऊंगा। आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।